नमस्कार। जोधपुर लोकसभा चुनावों को लेकर के इस बार जितना चर्चा में जोधपुर रहा उतना ही चर्चा में रहा शेरगढ़। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़। पहला सवाल आप ही के बयान से, क्या अब बाबू आएगी काबू? अब ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत और हम पिछले 25 वर्षों से हमारी मित्रता है। सन 1991 में पहली बार जोधपुर विश्वविद्यालय का छात्र संघ का सचिव बना और 1992 में उपाध्यक्ष बना और 1992 में गजेंद्र सिंह जी छात्र संघ के अध्यक्ष बने। तो उस समय से हमारी दोस्ती है, हमने दोस्ती निभाई। उस समय अध्यक्ष बनाने में भी हमने सहयोग किया और 1995 में हम छात्र संघ के अध्यक्ष बने। तो उस समय से हमारी दोस्ती है। फिर 2000 में जिला परिषद और 2003 में राजस्थान की विधानसभा में शेरगढ़ की जनता ने आशीर्वाद दिया और हमें सेवा करने का अवसर दिया। 2008 में भी, 2013 में भी। फिर 2014 में पहली बार आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को टिकट मिला और वो प्रचंड बहुमत से जीते। 2019 में भी जीत हुई, साथ रहे। तो कुछ ऐसे विकास के कार्य थे, उन विकास के कार्य जोधपुर से भी थे और हमारे विधानसभा क्षेत्र के भी थे। तो उन विकास कार्यों को लेकर के थोड़े मेरी नाराज़गी और मेरे मतभेद हुए और थोड़ी दूरियां हो गई। उसके बाद जब अभी हम मिले तो सारी चर्चाएं हुई और चर्चा होने के बाद उन्होंने हमें पूरा विश्वास और भरोसा दिला दिया कि जो आपके इश्यूज़ हैं, विकास के कार्य हैं, ये सारे मैंने प्रोसेस में लिए हुए हैं और अब की सरकार बनते ही सबसे पहले प्राथमिकता से काम होंगे। तो उन्होंने विश्वास दिलाया और जब पुराना दोस्ताना 25 साल का होता है तो पुराने मित्र मिलते हैं तो फिर वो प्रेम तो उमड़ता है और हम दोनों के वापस दिल मिले और अब कोई गिले से कोई नहीं। एक तस्वीर सामने आई है, अमित शाह बैठे हैं, आप और सांसद शेखावत साहब वहाँ पर खड़े हैं। अमित शाह ने क्या मैसेज दिया? हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने मेरी व्यक्तिगत मुलाकात आज बंद कमरे में उनसे कराई और ये शिष्टाचार भेंट थी। और मेरा मानना है कि इतने वर्षों से राजनीतिक जीवन में है, अब 30 वर्ष हो गए मेरे को राजनीतिक जीवन में, और गजेंद्र सिंह जी के भी आज लोकप्रियता आप देख रहे हैं कि केंद्र में बड़ी मजबूती के साथ वो राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे हैं। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं। तो उनके जो घनिष्ठ संबंध है, उन संबंधों का उपयोग, उनका लाभ हम हमारे मारवाड़ के लिए लें। तो मारवाड़ की राजनीति के बारे में और राजस्थान की राजनीति के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने यही संदेश दिया कि आप दोनों मजबूत रहेंगे तो मारवाड़ को आने वाले समय में लाभ होगा। एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा, उसके बाद में हम लोकसभा चुनाव की चर्चा पर आएंगे। लोगों में ऐसी चर्चाएं हैं कि बाबू सिंह राठौड़ को एक बड़ा आश्वासन दिया गया है। पार्टी के अंदर जब हम अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है, हम हमारी पार्टी से बंधे हुए हैं, इसलिए पार्टी का आदेश हमारे लिए सिरोधार्य है और सर्वोपरि है। और हमारा मानना है कि राष्ट्र हित हमारी पार्टी के लिए प्राथमिकता है। पहले देश, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर अपना विधानसभा क्षेत्र राजस्थान। तो उस दृष्टि से काम करने वाले हैं। तो ऐसी कोई शर्त नहीं, बस थोड़ी बहुत कोई गिले शिकवे थे तो हम दोनों ने बैठ के दूर किए। जितनी गहरी दोस्ती उतनी गहरी नाराज़गी। अब नाराज़गी हमेशा अपनों से होती है, कोई विरोधी होते हैं उनसे नहीं होती। और हमारा भी कोई विरोधी है तो वो हमारे प्रति नाराज़गी प्रकट कभी नहीं करेगा। जो अपना होगा वही नाराज़गी भी प्रकट करेगा और साथ भी देगा। तो ये हमारा अपनापन था और अपनापन की नाराज़गी थी, दो मिल बैठ कर बात करी और वो दूर हो गई। अमित शाह के सामने बंद कमरे में आपने क्या मुद्दे रखे? नहीं, मुद्दे जैसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने एक ही संदेश दिया कि दोनों आप भाई हो और 25 साल पुराने दोस्त हो। तो गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने आगे बढ़कर बात करी कि हम 25 वर्षों से मित्र हैं और आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब हमको राजनीति में लेके आए। विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष की शपथ और उनके वार्षिक समारोह में आदरणीय भैरव सिंह शेखावत साहब पधारे थे जब वो छात्र संघ के अध्यक्ष थे। और छात्र संघ अध्यक्ष जब मैं बना तो उस समय भी आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब को मैं और गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब निमंत्रण देने गए थे कि हमें शपथ दिलाई जाए। एक दिन पहले गए और दूसरे दिन ही
कार्यक्रम तय हो गया और शपथ हमको दिलाई। तो उन्होंने ये कहा कि जब आपको भैरू सिंह जी राजनीति में लेके आए और उनकी प्रयोगशाला के आप कार्यकर्ता हो, तो आपको साथ रह करके काम करना चाहिए, जिससे हमारी पार्टी को मजबूती मिले। लोकसभा चुनाव में अब वोटिंग में 25 दिन का समय बचा है। कांग्रेस ने इस बार राजपूत चेहरे को ही चुनावी मैदान में उतारा है। गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए ये तीसरा टर्म है। 2 टर्म की वजह से 10 साल के कार्यकाल को चलते हुए एक एंटी इनकम्बेंसी भी ग्राउंड में नजर आ रही है। कैसे बीजेपी ये सीट जीत पाएगी और जो बाबू सिंह और गजेंद्र सिंह ने मिलकर के जो वादे नेतृत्व से किए हैं वो कैसे पूरे करेंगे? क्षत्रिय और राजपूतों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और आप देखेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी पूरे राजस्थान में 90% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि क्षत्रिय हमेशा राष्ट्र हित की सोचता है, देश सर्वोपरि है ये सोचता है, हमारा देश कैसे मजबूत हो, विकसित हो, ये चिंता उनको रहती है। और क्षत्रियों के लिए तो सबसे गौरवान्वित करने वाली बात ये होगी कि हमारे पूर्वजों ने 500 वर्ष तक जो संघर्ष किए, सिर कटाए राम मंदिर के लिए, वो सपना भी साकार हमारी आंखों के सामने हुआ है। इसलिए क्षत्रिय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया और ये हमारा सपना साकार अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो क्षत्रिय हमेशा पार्टी के साथ रहा है, इस बार भी रहेगा और उनमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बात है नहीं। और मेरा मानना है कि पूरे राजस्थान में क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। और जैसा वातावरण में देख रहा हूँ, थोड़ी बहुत कोई बात करते हैं लेकिन आखिर में एक ही बात करते हैं कि हमको मोदी को लाना है। लोग कहते हैं कि मोदी कोई वास्तव में उनके साथ कोई दिव्य शक्तियाँ काम करती है या कोई अवतारी पुरुष है जो इतनी मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज 5वीं अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन गया, 20 G20 में अध्यक्षता हमारा हिंदुस्तान कर रहा, तो गौरवान्वित तो किया ही है। और आप जैसे पत्रकारों ने मोदी जी से पूछा कि क्या आप अभी 2024 का चुनाव लड़ रहे हो लेकिन 2029 की तैयारी कर रहे हो, तो हंस करके उन्होंने जवाब दिया कि मैं 2029 की नहीं 2047 की तैयारी कर रहा हूँ। और 2047 को जब हम हमारा आज़ादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे, उस समय मोदी जी का सपना है कि हमारा देश विकसित हो और विश्व गुरु बने। इस सपने को साकार हिंदुस्तान की जनता करेगी और अकेले मोदी इस देश को विकसित नहीं कर सकते। इसलिए वो आम जनता का आशीर्वाद चाहते हैं कि जनता का आशीर्वाद मिले और हम देश को विकसित करें। तो उसी भावना से मेरा मानना है कि जितनी सीटें 2014 में आई उससे ज़्यादा सीटें 2019 में आई और इस बार देखना कि 2019 से भी बढ़कर 2024 के चुनाव में आएगी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400+ सीटें लाएगी और फिर से एक बार मोदी सरकार 400 सीटें आएगी। और इसमें भी मेरा मानना है कि 2014 में जीते वोटों से जीते गजेंद्र सिंह जी, तो 2014 और 19 की जो जीत हुई है उससे बढ़कर जीत होगी। और जोधपुर में आप देखना जब परिणाम आएंगे तो गजेंद्र सिंह जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। आपने कहा है कि 2014-2019 से हम बड़ी जीत लेकर के आएंगे, लेकिन मैं करीब 7 दिन तक बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले के अलग अलग इलाकों में घूमने के बाद एक पॉइंट पर पहुंचा हूं। आपने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया, उनके विज़न का जिक्र किया 2047 का। 2014 और 2019 में मोदी लहर थी, जो ग्राउंड पर दिख रहा है वो इस बार लहर नहीं, मोदी फैक्टर जरूर नजर आ रहा है कि एक मोदी फैक्टर है जिसके काउंटर में कांग्रेस के पास कोई मजबूत रणनीति या उसको काउंटर करने का दूसरा फैक्टर नहीं है। मोदी फैक्टर जरूर ग्राउंड पर है लेकिन मोदी लहर नहीं है। तो ऐसे में उस मोदी फैक्टर के साथ जीत का मार्जिन बढ़ाना का आपके लिए, जो विधानसभा स्तर पर जो मोर्चा संभाले हुए हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती नहीं है? जब हम आम जनता से बात करते हैं तो आम जनता ही कहती है, हम पूछते हैं सवाल कि देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो जनता कहती है नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और राजस्थान में भी आपने मोदी जी की गारंटी पर सरकार बनाई, तो जब मोदी जी की गारंटी से सरकार बनी है और मोदी जी की सरकार बन रही है, डबल इंजन की सरकार बन रही है, तो हम समय के साथ चलें और समय के साथ नहीं चलेंगे तो इतिहास हमको माफ़ नहीं करेगा और हम कहीं विकास से वंचित नहीं रह जाए। इसलिए अगर कोई सोचता है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे तो कांग्रेस के उम्मीदवार जीतने के बाद हमारा क्या भला करेंगे, तो ये सारे इशू जनता के बीच में हैं और जनता वास्तव में बहुत समझदार है कि वो अपने विवेक से वोट देगी और मोदी जी का चेहरा उनके सामने है। हमेशा मोदी जी भी एक बात कहते हैं कि आपका वोट कमल के फूल को और आपका वोट सीधा मेरे खाते में। कभी वो उम्मीदवार का भी नाम नहीं लेते और किसी सभा में आपने देखा होगा
कि वो उम्मीदवार का नाम लेकर के उनको जिताने के लिए नहीं कहते। वो कहते हैं कमल के फूल को जिताइए और आपका निशान, आपका उम्मीदवार कमल का फूल है और आपका वोट सीधा मेरे खाते में है। तो जनता कहती है कि हमें तो मोदी जी को वोट देना है। तो ये फैक्टर तो है ही है और मोदी जी के फैक्टर से ही राजस्थान इस बार फिर से 25 सीटें आएगी और 25 सीटें भी बड़ी अच्छी मार्जिन से जीतेगी। आप शेरगढ़ से विधायक है। शेरगढ़ में आपकी जिनसे राजनीतिक लड़ाई है कांग्रेस के उम्मेद सिंह, उनका जो चुनावी कैंपेन देखे तो उनके निशाने पर गजेंद्र सिंह शेखावत कम और बाबू सिंह राठौड़ ज़्यादा नजर आते हैं। अब वो तो उनका विचार है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम तो हमारी पार्टी का बड़ी मजबूती के साथ प्रचार कर रहे हैं और जितने वोटर से हम जीते हैं, हम चाहते हैं कि उससे बढ़कर लोकसभा में हमारी जीत हो। तो उसके लिए लगे हुए हैं। लक्ष्य एक ही है, अर्जुन वाला लक्ष्य, कि हिंदुस्तान में 400 प्लस सीटें मिले और उस 400 में हमारा कमल भी गजेंद्र सिंह जी शेखावत जीत के जाए। कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचियारडा, उनको लेकर के आपका ओपिनियन अगर 2 मिनट में मैं कहूं कि कांग्रेस प्रत्याशी को एक्सप्लेन किया जाए तो आप किस रूप में एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार है। मैं उनकी कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस की वजह से हमारे हिंदुस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ, लोग कांग्रेस से नाराज हैं, कांग्रेस से प्रताड़ित है। और पिछले 5 सालों में क्या हालात हुए, जो मोदी जी के सपने हैं और केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, वो योजनाएं धरातल पर इसलिए नहीं आई कि कांग्रेस सरकार चाहती थी कि अगर मोदी जी की योजनाएं धरातल पर आई तो वाह भाई मोदी जी को होगी। इसलिए जैसे ही हमारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मोदी जी द्वारा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई, तो 5 साल में जो काम नहीं हुए थे वो 1 ही महीने में हो गए। तो अब जनता को विश्वास हो गया कि कड़ी से कड़ी मिलेगी, दोनों सरकारें अब हमारी है। इसलिए मोदी जी जो चाहते हैं वो सारी योजनाएं धरातल पर आएगी और मोदी जी ने ही राजस्थान की गारंटी ली है कि आप मेरे ऊपर भरोसा करो कि जब हिंदुस्तान विकसित होगा तो राजस्थान भी विकसित होगा और विकासशील राजस्थान विकसित श्रेणी में आके खड़ा होगा और विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। मेरा मानना है कि दोनों सरकारें हमारी है, तो मोदी जी की योजनाएं भी लागू होगी और मोदी जी का जो विजन है वो राजस्थान में लागू होगा और मोदी जी की गारंटी पर ही लोग वोट दे रहे हैं। एक छोटा सा सवाल मेरा ये रहेगा कि 54 मील पर आपने एक होली स्नेह मिलन समारोह करवाया था, उसमें आपने एक शब्द का जिक्र किया था, पटको पार्टी का। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, उसके जरिए सवाल ये रहेगा कि क्या पिछले 5 साल में या भविष्य की संभावनाओं के तौर पर आपके और गजेंद्र सिंह शेखावत के रिश्तों में कोई तीसरी शक्ति भी है जो दूरियां बढ़ानी चाहती है और बढ़ाने। एग्जाम्पल के लिए सर्किट हाउस में हुए प्रोटेस्ट में एक चेहरा जो वहाँ सबसे ज़्यादा नारेबाजी करता हुआ दिखता है, वही चेहरा 4 दिन बाद में कांग्रेस कार्यालय पर भी नजर आता है और वही चेहरा 54 मील में हुए कार्यक्रम में भी हंगामा करता है। दूसरी तरफ आपने एक शब्द का जिक्र किया, तो क्या इन रिश्तों के बीच में तीसरी शक्ति कोई है जो लगातार दूरियां बढ़ाना चाहती है? नहीं, ऐसी शक्तियाँ नहीं होती है। जब दूर रहते हैं तो ज़रूर कोई लोग पास जा कर के एक दूसरे की कार सेवा करने का काम ज़रूर करते हैं, लेकिन जब पास बैठते हैं, दोनों के दिल मिलते हैं, तो फिर बीच में कोई तीसरी शक्ति नहीं आ सकती। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए अब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे, उम्मीदवार घोषित होने के बाद में वो मना कर रहे हैं, ऐसे हालात हो रहे हैं। और मतलब आप देखो जैसे कोई बाढ़ आ रही है कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करने की, लेकिन अब बीजेपी में भी वैकेंसी नहीं है, बीजेपी भी बड़ी मजबूत हो चुकी है। तो पहले जो अपने सीनियर कार्यकर्ता हैं, पहले उनका मान सम्मान है, तो अभी जो आ रहे हैं मेरे हिसाब से तो वो जूनियर ही होंगे और उससे पहले हैं वो सीनियर होंगे, तो सबको मान सम्मान मिलेगा। लेकिन जब चुनाव में लोकतांत्रिक पार्टी में कोई टिकट मांगे और टिकट नहीं मिले, तो एक अनुशासित पार्टी के नाते सबको साथ लगना चाहिए। अगर नहीं लगते और भीतरघात करते हैं तो वो गद्दार कहलाते हैं। तब मैंने एक बात और कही थी कि चलो हमारे कुछ भी हो पार्टी में, है ना, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है, और मनभेद नहीं है तो हम इसको दूर करेंगे और दूर किया। इसलिए टिकट मिलने के बाद में दिल से लगना चाहिए, जी जान से लगना चाहिए और सौगंध खा के लगना चाहिए। नहीं तो वो अगर वो करेगा तो विरोधी कहलाएगा और भीतरघात करेगा, गद्दार कहलाएगा, धोखेबाज कहलाएगा। उसका तो दगा किसी का सगा नहीं हुआ। हम धोखेबाज नहीं हो सकते, गद्दार नहीं हो सकते। इसलिए पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है और पार्टी हित में काम करना हमारा कर्तव्य है। आखिर में 2 छोटे छोटे सवाल। 2019 में यहाँ पर उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़े थे और इस बार कर्ण सिंह उच्चारडा है। दोनों के कंपैरिजन में आप बीजेपी के लिए कौन सा प्रत्याशी मजबूत मानते हैं, पिछला या? उस समय कांग्रेस की सरकार थी और अशोक जी गहलोत के बेटे थे।
अशोक जी भी लगातार यहाँ सांसद रहे, उनकी गांव गांव ढाणी ढाणी पकड़ थी। तो मन में एक बार तो आया था कि मुख्यमंत्री जी के बेटे लड़ रहे हैं, हो सकता है कि टक्कर ले, लेकिन मुख्यमंत्री जी के बेटे हार गए। तो मजबूत हम मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव गहलोत को मानते हैं, जितने करण सिंह जी मजबूत नहीं है। मोटे तौर पर अभी सरकार का, राजस्थान सरकार का कार्यकाल बाकी है, क्योंकि 2-3 महीने का काम हुआ, फिर आचार संहिता लग गई और इस चुनावों के बाद ही सरकार सही से अपना काम शुरू कर पाएगी, क्योंकि जो बजट भी पेश हुए हैं वो अंतरिम बजट पेश हुए हैं। शेरगढ़ विधानसभा के लिए बाबू सिंह राठौड़ का अगले 4-5 साल का क्या विजन है? अब जुलाई में बजट आएगा, अब सरकारें बनी हैं, तो हमारा सबसे बड़ा सपना अगर कोई है तो वो केंद्रीय विद्यालय का है। ये हमने सांसद महोदय से बात करी है और उन्होंने कहा प्रोसेस पूरा हो चुका है और अब एक केंद्रीय विद्यालय खुलेगा, लेकिन अब मेरी तो मांग और बढ़ गई है कि 2 करो। उसके बाद में पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, जो कांग्रेस के समय में कोई ऐसी न तो ढंग से प्रोजेक्ट बना पाए, न कोई DPR बना पाए, न कोई GT सीट तैयार हुई। तो प्लान ढंग का नहीं बना, इसलिए जल जीवन मिशन जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा और धन का दुरुपयोग हुआ। अब आप देख रहे हैं राजस्थान में ED जांच कर रही है, तो ED के अंदर उनके घोटाले पकड़े जा रहे हैं। मतलब जनता के जो सूखे कंठ हैं उसका कोई किसी ने पाप किया तो कांग्रेस ने किया। और केंद्र से इतने पैसे मिले, 27,000 करोड़ रुपए मिले, 6,000 करोड़ खर्च कर पाए और अभी 13,000 की किस्त और आ गई, तो 40,000 करोड़ तो आ गए हमारे पास में। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, हमने प्लानिंग शुरू कर दी। मैंने 5 दिन बैठ करके मैंने एक ड्राइंग तैयार की है शेरगढ़ की, और ड्राइंग भी ऐसी बनाएंगे कि 50 साल तक हर घर में नल लगे और नल से जल जाए। इस प्रकार की प्लानिंग करेंगे कि शेरगढ़ में आने वाले समय में पानी की समस्या नहीं रहे। तो पानी की योजना को लेकर है। और जब मेरे भाभी साहब मीना कंवर जी MLA थे, तो सरकार से एक योजना बनी थी कि राजस्व गाँव को सड़कों से जोड़ेंगे। तो उस समय विधायक की जागरूकता होती है कि हर योजना को अंतिम ढाणी तक और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए। लेकिन जब मैंने MLA बनने के बाद देखा तो जो राजस्व गांव की सड़कें बननी थी उसमें से 114 गांव उन्होंने वंचित रख दिए। उसका पत्र मैंने मुख्यमंत्री लिखा, गजेंद्र सिंह जी भी लिखा। और ऐसे 139 गाँव थे जिनकी लंबाई पूरी नहीं ली। जहाँ 13 किलोमीटर बननी थी वहाँ 1 किलोमीटर ले ली, जहाँ 8 किलोमीटर बननी थी वहाँ 1.5 किलोमीटर ले ली। तो वो भी हमने दोबारा सर्वे कराई। तो ऐसी करीबन 139 सड़कों में लंबाई कम है, उसको भी बढ़ाने के लिए कहा है। तो पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, चिकित्सा है, ये तो बुनियादी सुविधा देश आज़ाद होने के इतने साल बाद में भी लोगों की, इसको सबसे पहले प्राथमिकता से पूरी करेंगे। उसके बाद में युवाओं के लिए कौशल विकास, वहाँ पर कौशल विकास के काम करें। और भी सामाजिक और रचनात्मक काम जो शेरगढ़ के लिए हो सकता है, मेरा मानना है इस बार इतनी कड़ी मेहनत करेंगे कि राजस्थान की 200 विधानसभा में आदर्श विधानसभा कोई बने और विकसित विधानसभा क्षेत्र कोई बने और नंबर 1 कोई आए, तो शेरगढ़ आए। और विकास के लिए अगर कोई राजस्थान में चर्चा चले कि विकास देखना जाके शेरगढ़ में देखो, तो हम लोगों को जागरूक करेंगे और उनके माध्यम से भी काम करेंगे, सरकार के माध्यम से भी काम करेंगे और शेरगढ़ को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का सपना हमारा है, वो पूरा करेंगे। एक आखिर में छोटा सा सवाल, कुछ आम लोगों की जो राय है उससे जुड़ा हुआ है कि शेरगढ़ की चूंकि लड़ाकों के तौर पर एक अलग पहचान रही है, किसी ने कहा है कि बाबू सिंह राठौड़ का क्यों ना एक बागी नाम रख लिया जाए, क्योंकि मतभेद जब भी हुए, चाहे वो किसी दौर में स्टेट के CM से हुए, तो उनसे भी बगावत और बागी रुख अपनाए रहे। पावर चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन मतभेद हुए तो बगावत। मैंने कभी मेरे स्वार्थ के कारण किसी समझौता नहीं किया, और कहता हूँ वो मुंह पे कहता हूँ, कोई बात दिल में नहीं रखता, पीछे भी नहीं रखता। और जो हमारे हक की बात है उसकी लड़ाई हमारे परिवार में हम लड़ते आए। और मैं ये भी कहता हूँ कि जब हमारे हक की और बात होगी या जब हमारे क्षेत्र के साथ अन्याय होगा, तो सरकार अगर मेरी भी होगी तभी मैं सड़क पे आ जाऊँगा। और जनता के हर हक को दिलाने के लिए मैं लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं रहता, क्योंकि हमारे DNA में है। और शेरगढ़ पूरे हिंदुस्तान का पहला विधानसभा है जिसकी वीरांगना माताओं ने सबसे ज़्यादा सैनिकों को जन्म दिया, जो सरहदों पर सीना तान के खड़े होते हैं। और हिंदुस्तान होता है जब देश की रक्षा करते हैं और सरहदों पर शहादत देने से भी पीछे नहीं हटते। तो इसलिए ये हमारे खून में है और खून में हम स्वाभिमानी जीवन जीते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी पखाल जो होती है ना पानी की, पखाल में ला करके जीवन यापन किया, पानी ला करके। तो हम सिर्फ मान और सम्मान चाहते हैं, तो पहला तो हमें मान सम्मान मिले और फिर जो देश की रक्षा करे। हमारा सौभाग्य कि उस क्षेत्र की सेवा करने का हमें सौभाग्य मिला और आदरणीय MP साहब को भी मिल रहा है। तो विकास के लिए अगर पहली प्राथमिकता कोई हो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के लिए और बाबू सिंह के लिए, तो शेरगढ़ होनी चाहिए। राजस्थान सरकार के लिए भी है, अगर विकास के लिए पहला विधानसभा क्षेत्र हो प्राथमिकता में शेरगढ़ रखना चाहिए, तो उस हिसाब से करते रहेंगे।
तो ये थे बाबू सिंह राठौड़। पॉलिटिकल पंचायत ने जब विधानसभा चुनाव से पहले मुलाकात की थी तब भी वो जीत को लेकर इतने ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और अब भी आत्मविश्वास से लबरेज है। हालांकि उसके पीछे की वजहें, कौन से वादे, कौन से प्रोमिसेज और अमित शाह से हुई मुलाकात है, ये तो बाबू सिंह खुद जानते हैं। कैमरा के सामने वो पूरी तरीके से सियासी जवाब जरूर दे रहे हैं। पॉलिटिकल पंचायत की चुनाव यात्रा यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार।